हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अनदर वे टू फाइंडिंग ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। मान लेते हैं कि हमारा एक ट्रांसफार्मर है जिसमें दो वाइंडिंग है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। नंबर ऑफ टर्न इसमें N1 है सर, इसमें नंबर ऑफ टर्न N2 है। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो आरएमएस वैल्यू है E1 है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू आपका E2 है। क्लियर? आप चूँकि जान रहे हैं कि हम ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई देते हैं वो आपका एसी सप्लाई देते हैं। ट्रांसफार्मर डीसी पर वर्क नहीं करता है। मैं इस पर एक वीडियो भी बना करके डाल दूंगा। देखो, जो भी हम सप्लाई देंगे वो आपका अल्टरनेटिंग सप्लाई देंगे। अल्टरनेटिंग सप्लाई कहने का मतलब है आप ऐसा सप्लाई दोगे, ये मान लो भी ये टाइम वेरिंग आपका सप्लाई है। कैसा सप्लाई? टाइम वेरिंग सप्लाई, जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? VT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। VT कहने का मतलब ये टाइम वेरिंग है। टाइम वेरिंग कहने का मतलब टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी आपका चेंज कर रहा है। देख लो इधर, पहले टाइम वेरिंग है ना, तो हर इंस्टेंट पर आपका मैग्नीट्यूड अलग अलग है और एक पार्टिकुलर टाइम के बाद आपका डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, तो ये आपका टाइम वेरिंग फ्लक्स है। तो जो ही ट्रांसफार्मर में टाइम वेरिंग वोल्टेज दोगे, मतलब आपका अल्टरनेटिंग सप्लाई देंगे, तो यहाँ जो करंट जो डेवलप होगा, जो करंट फ्लो होगा वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा इस सप्लाई के कारण, इस वोल्टेज के कारण, वो भी आपका टाइम वेरिंग करंट होगा। तो उसमें दो कंपोनेंट होता है। इसमें जो आपका करंट फ्लो होगा इस सप्लाई के कारण, उसमें दो कंपोनेंट होता है। एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है और दूसरा वाटफुल कंपोनेंट होता है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के कारण ही आपका ट्रांसफार्मर के कोर में आपका फ्लक्स सेटअप होता है। आप जानते हो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो ये जो आई है ना, इसको मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट बोला जाता है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट के कारण ही आपका फ्लक्स सेटअप होता है ट्रांसफार्मर में एमएमएफ सेटअप होता है, आपका फ्लक्स डेवलप होता है। तो मान लेते हैं ना कि ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट प्राइमरी में फ्लो हो रहा है वो आई म्यू फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो हो रहा है? आई म्यू आपका फ्लो हो रहा है। देख लीजिए इधर, पहले आप जानते हो, देखो इधर पहले आई म्यू क्या है सर? आई म्यू आपका है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। ये कंपोनेंट ऑफ करंट जो होता है वो आपका इंडक्टिव नेचर का होता है, जो सप्लाई वोल्टेज से आपका 90 डिग्री से लैग करता है। कितना से? 90 डिग्री से लैग करता है। जैसे मान लो ना, ये RL पैरेलल सर्किट है, RL आपका पैरेलल सर्किट है। तो देख लो, इसमें दो करंट होगा, एक IR होगा और ये आपका IL होगा। ये आपका सप्लाई है, मान लो सप्लाई वोल्टेज भी है, तो सप्लाई वोल्टेज भी, तो भी तो दोनों के क्रॉस सेम होगा। सप्लाई वोल्टेज भी जो होगा दोनों के क्रॉस सेम होगा। तो IR प्योर रेजिस्टेंस में करंट जो होता है वो वोल्टेज के सेम फेज में होता है, और इंडक्टर में करंट जो होता है वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करता है। तो देखो, ये जो करंट है जो सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग कर रहा है, इसको इंडक्टिव करंट बोला जाता है, इसको क्वाड्रेचर करंट बोला जाता है, इसको रिएक्टिव करंट बोला जाता है, या इसको मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट भी बोल सकते हैं। और ये आपका इन दोनों का रिजल्टेंट आपका टोटल सप्लाई करंट आपका क्या होगा? आई होगा। ये टोटल सप्लाई करंट आई। तो टोटल सप्लाई करंट आई का दो कंपोनेंट, एक रेसिस्टिव कंपोनेंट है, दूसरा इंडक्टिव कंपोनेंट है, जिसको क्वाड्रेचर कंपोनेंट बोलेंगे, जिसको मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट बोलेंगे, या जिसको रिएक्टिव कंपोनेंट बोलेंगे। तो जो ही आप एसी सप्लाई दोगे तो आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट भी आपका प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो करना शुरू कर देगा, जिसके कारण आपका एमएमएफ सेटअप होगा, और उसी एमएमएफ के कारण आपका ट्रांसफार्मर के कोर में आपका फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। तो ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? एमएमएफ कितना हो जाएगा? एमएमएफ बराबर कितना हो जाएगा? N1 इंटू आई म्यू। नहीं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट कितना है? आई म्यू है। आई म्यू कहने का मतलब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है। तो आपका एमएमएफ क्या होता है? आपका नंबर ऑफ टर्न और करंट का प्रोडक्ट होता है, तो नंबर ऑफ टर्न N1 है, करंट आई म्यू है। तो आपका एमएमएफ माने मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसके कारण फ्लक्स सेटअप होगा फाई कोर में, वो आपका N1 इंटू आई म्यू हो जाएगा। अब चूँकि देख लो इधर, पहले चूँकि
जो हम मान चूँकि सप्लाई जो दे रहे हैं वो आप तो साइनोसॉइडल देते हैं ट्रांसफार्मर में, तो हम एजम्पशन लेकर के चलते हैं कि जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है वो भी आपका साइनोसॉइडल होता है। वो भी क्या होता है? साइनोसॉइडल होता है। इसका मतलब है आई म्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई मैक्स लिखेंगे, साइन ओमेगा टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साई मैक्स, आई म्यू इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी लिखेंगे। और आई मैक्स क्या है सर? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। कौन करंट? मैग्नेटाइजिंग करंट। ये आपका क्या है सर? मैग्नेटाइजिंग करंट का जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। चूँकि जानते हो फ्लक्स इक्वल टू आपका क्या होता है? एफ बटा रिलक्टेंस होता है ना? एफ बटा रिलक्टेंस होता है। हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ाया था कि जो फ्लक्स होता है एफ बटा रिलक्टेंस होता है। इसलिए फाई इक्वल टू एफ कितना है? N1 इंटू आई म्यू बटा रिलक्टेंस क्या होता है? एस होता है ना, रिलक्टेंस एस। माने फाई इक्वल टू N1, आई म्यू का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? आई मैक्स साइन ओमेगा टी अपॉन एस हो जाएगा। तो ये आपका फ्लक्स का एक्सप्रेशन होगा। किसका एक्सप्रेशन? फ्लक्स का एक्सप्रेशन होगा सर। समझ रहे हैं? मतलब जो है ट्रांसफार्मर में हम साइनोसॉइडल सप्लाई देंगे तो वहाँ आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट फ्लो होगा। क्योंकि हम साइनोसॉइडल सप्लाई मानते हैं तो ये जंक्शन लेकर के चलते हैं कि जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है जो फ्लो हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में वो भी साइनोसॉइडल है। तो इसलिए हमने आई म्यू को आई मैक्स साइन ओमेगा टी लिया है। आई मैक्स जो है वो मैग्नेटाइजिंग करंट का मैक्सिमम वैल्यू है, तो वही हमने लिख दिया है। तो फ्लक्स बराबर जानते हैं एफ बटा रिलक्टेंस होता है, हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ाया है। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ कितना है? N1 इंटू आई म्यू, N1 इंटू आई म्यू। रिलक्टेंस कितना है? एस होता है सर। और तो इसका मतलब है फाई इक्वल टू N1 आई मैक्स साइन ओमेगा टी। चूँकि आई म्यू का हमने वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया है तो आई मैक्स साइन ओमेगा टी बट्टा एस। तो देखो तो फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? N1 आई मैक्स अपॉन 5 हो जाएगा। चूँकि π/2 जब ओमेगा π/2 हो जाएगा तो साइन का वैल्यू π/2 पर मैक्सिमम हो जाएगा और साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब 5 मैक्स का मैक्सिमम वैल्यू N1 आई मैक्स अपॉन आपका क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो देखो यहाँ से फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ फाई मैक्स कितना हो जाएगा बताओ तो? N1 आई मैक्स अपॉन एस। इसीलिए आपका फाई इक्वल टू क्या लिख दोगे? फाई मैक्स साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं ना। चूँकि आपका फाई मैक्स का वैल्यू कितना है? N1 आई मैक्स अपॉन आपका कितना हो जाएगा? एस। तो फ्लक्स का इक्वेशन क्या आया? फाई इक्वल टू फाई मैक्स साइन ओमेगा टी। इसका मतलब है जो कोर में फ्लक्स सेटअप होगा वो भी आपका क्या होगा सर? साइनोसॉइडल फ्लक्स होगा। नहीं, हमने मैग्नेटाइजिंग करंट को साइनोसॉइडल माना तो आपका फ्लक्स सेटअप हुआ है कोर में, ट्रांसफार्मर के कोर में, वो आपका क्या आ गया? साइनोसॉइडल फ्लक्स आया। क्लियर? अब देखो, अब तो इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक आ रहा है, यहाँ से ध्यान से सुनना। नाउ अब देखो तो, नाउ इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी वाइंडिंग। देख लो इधर पहले, प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड EMF कितना हो जाएगा? E1 इक्वल टू आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो देखो तो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस डी फाई का वैल्यू कितना है? फाई मैक्स साइन ओमेगा टी अपॉन कितना हो जाएगा? डी टी। माने कितना हो जाएगा? E1 इक्वल टू हो जाएगा फाई मैक्स माइनस N1 ले लेंगे ना, माइनस N1 अपॉन डी फाई बाई डी टी।
माइनस N1 अपॉन, चूँकि आपका क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होता है माइनस NdΦ/dt होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। तो ये लिखें नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ले रहे हैं तो E1 इक्वल टू माइनस N1 dΦ/dt हो जाएगा। तो E1 इक्वल टू माइनस N1 d और फाई का वैल्यू हमने पुट कर दिया है फाई मैक्स साइन ओमेगा टी। यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ले रहे हैं क्योंकि हम फ्लक्स को मैक्सिमम के टर्म में ना लेकर के हम इंस्टेंटेनियस फ्लक्स कंसीडर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए E1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस N1 d फाई मैक्स साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। अब देखो तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस N1 फाई मैक्स बाहर होगा, ओमेगा होगा इनटू क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अब इसको माइनस को हटाइएगा तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 फाई मैक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये आपका आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का आपका वैल्यू आएगा। माने प्राइमरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 होगा सर, E1 ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है N1 फाई मैक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2। और देखो तो फ्लक्स का वैल्यू कितना है, फ्लक्स का वैल्यू फाई मैक्स साइन ओमेगा टी है। और ये देखो तो ये भी साइन है ये भी साइन है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये ओमेगा टी माइनस π/2 है, ओमेगा 2 है। इसका मतलब है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है प्राइमरी वाइंडिंग में वो आपका फ्लक्स से 90 डिग्री से लैग कर रहा है। कितना डिग्री से, फ्लक्स से 90 डिग्री से लैग कर रहा है। कितना डिग्री से, 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो यहाँ एक्सप्रेशन से स्पष्ट है कि आपका जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो फ्लक्स फाई से 90 डिग्री से लैग करेगा। कितना, 90 डिग्री से लैग करेगा। अब देखो इधर पहले इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा सर, जब ओमेगा टी का वैल्यू पाई होगा तो पाई माइनस π/2 माने π/2 साइन π/2 का वैल्यू आपका 1 होगा। तो आपका इसीलिए आपका क्या हो जाएगा E1 मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, E1 मैक्स का वैल्यू हो जाएगा N1 फाई मैक्स ओमेगा आ जाएगा। नहीं तो आप देखो तो यहाँ से देख लो इधर पहले, इसीलिए आरएमएस वैल्यू ऑफ E1 कितना हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ E1 कितना हो जाएगा आपका, E1 बराबर कितना हो जाएगा E1 मैक्स बट्टा √2। चूँकि साइनोसॉइडल है तो साइनोसॉइडल का आरएमएस वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम बट्टा √2 होता है। तो कितना हो जाएगा N1 फाई मैक्स ओमेगा अपॉन √2। माने आपका कितना हो जाएगा सर, इसको मिटा देते हैं, माने E1 इक्वल टू आ जाएगा N1 फाई मैक्स अपॉन 2πf इंटू अपॉन कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। माने E1 इक्वल टू आ जाएगा √2 का वैल्यू 0.707 इंटू कितना हो जाएगा आपका इंटू 2 हो जाएगा 2π 2 इंटू 3.14 इंटू कितना हो जाएगा 5 मैक्स f इंटू N1 हो जाएगा। अब इसका हम गुना करते हैं, देखते हैं कितना आता है। हमारे पास कैलकुलेटर होगा, एक मिनट कैलकुलेटर है हमारे पास। देखो इधर पहले आपका कितना हो जाएगा, देखो इधर पहले आपका कितना है सर 0.707 गुना 2 गुना 3.14, देखो 4.439 आया है, 4.439। तो 4.44 लिख सकते हैं, इसीलिए E1 बराबर कितना आया 4.445 मैक्स f इंटू N1। यहाँ से भी वही एक्सप्रेशन आया है, लेकिन हमको इस तरह के एनालिसिस से पता चला है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स से क्या करता है 90 डिग्री से लैग करता है। क्योंकि हमने फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या लिखा था सर, फ्लक्स का एक्सप्रेशन हमने लिखा है फाई इक्वल टू लिखा है फाई मैक्स साइन ओमेगा टी लिखा है। आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आया है E1 जो आया है
N1 5max ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इससे और इससे पता चलता है कि जो प्राइमरी बाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो आपका फ्लक्स से 90 डिग्री से लैग करेगा। कितना? तो ये पता चलता है। देखो ना, आरएमएस वैल्यू का इंड्यूस्ड ईएमएफ तो वही आया है जो पहले वाला मेथड से हमने निकाला था, सेम आया है, कोई फर्क नहीं आया है। लेकिन इस तरह के एनालिसिस से पता चल रहा है कि जो प्राइमरी बाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आपका फ्लक्स से कितना डिग्री से लैग कर रहा है? 90 डिग्री से लैग कर रहा है। कितना डिग्री से? 90 डिग्री से लैग कर रहा है। चलो, मिटाने वाला कहाँ गया? मिटाने वाला इधर है। तो यहाँ से E1 आपने समझ गया। तो इसका मतलब है यदि ये फ्लक्स है तो E1 इधर होगा। चलो, E1 इधर होगा, माने 90 डिग्री से E1 लैग कर रहा है, हमने निकाल लिया। अब यहाँ से देख लो इधर पहले। सिमिलरली E2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस N2 डी फाई बाई डी टी। तो देखो तो फाई का तो वही वैल्यू है, इसीलिए आपका E2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस N2 डी फाई मैक्स साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। मतलब आपका E2 बराबर आपका क्या आ जाएगा? माइनस N2 फाई मैक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही आएगा ना। अब इसका मतलब है इसको भी हम यदि बदल देंगे तो इसीलिए E2 बराबर कितना आ जाएगा आपका? N2 फाई मैक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यही चीज़ आ जाएगा। देख लो ना इधर पहले, चूँकि आपका देखो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, यहाँ से देख लो इधर पहले, हम थोड़ा सा बता ही देते हैं। देखो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है ना, तो यहाँ से कॉमन लो लो तो साइन माइनस पाई बाई टू माइनस ओमेगा, यही हो जाएगा ना। अब देखो तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। तो देखो तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस कितना हो जाएगा? ओमेगा टी हो जाएगा। तो देखो तो वही चीज़ है, तो इसलिए माइनस हटा दिए तो हम इतना लिख सकते हैं ना, ये आपका साइन है। इसका मतलब है, अब देखो E2 का एक्सप्रेशन देखो और E1 का एक्सप्रेशन देखो, दोनों एक्सप्रेशन सेम है ना। यहाँ N1 के जगह बस N2 हो गया, 5max ओमेगा ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, सब कुछ सेम है। तो यहाँ से इसका मतलब है E2 भी कितना आ जाएगा? इसका मतलब E2 भी आपका इसी तरह से निकालेंगे, 4.445 मैक्स, 1 मिनट, 4.445 मैक्स F इंटू N2 आ जाएगा। माने जो आरएमएस वैल्यू का जो आरएमएस वैल्यू होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो दोनों कंडीशन में सेम होगा। देखो, जैसे हम पहला मेथड में E2 निकाला था, E1 निकाला था, सेकेंड मेथड में E2 और E1 का वैल्यू वही चीज़ आएगा। क्योंकि यहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? N2 5 मैक्स ओमेगा होगा मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू में √2 से डिवाइड कर देंगे तो 4.44 आ जाएगा। तो यहाँ भी E2 4.44 5 मैक्स F इंटू N2 आएगा। यहाँ भी आपका E1 बराबर 4.44 5 मैक्स F इंटू N1 आया। लेकिन इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पता चल रहा है कि E1 और E2 जो है, माने जो प्राइमरी बाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू है वो सेकेंडरी बाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू है वो कोर में जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है उस फ्लक्स से 90 डिग्री से लैग कर रहा है। माने इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इस फ्लक्स से 90 डिग्री से क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। क्लियर? ये चीज़ पता चलता है, जो आपका फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, तभी हम पता कर पाएंगे। यहाँ से देख लो, E1 और E2 के बीच कोई फेज डिफरेंस है? कोई फेज एंगल है? कुछ नहीं। यहाँ भी ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यहाँ भी ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब E1 और E2 सेम फेज में होगा, E1 और E2 दोनों सेम फेज में होगा। इसलिए सेम फेज में होगा क्योंकि E1 और E2 जो है दोनों सेम फ्लक्स के कारण क्रिएट हो रहा है। किस फ्लक्स के कारण? जो फ्लक्स यहाँ है वही फ्लक्स यहाँ है, माने दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम फ्लक्स के कारण क्रिएट हो रहा है। इसलिए E1 और E2 के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों आपका सेम फेज में है और दोनों आपका फ्लक्स से जो आपका 90 डिग्री से लैग कर रहा है। मतलब कोर में जो फ्लक्स सेटअप हुआ है उस फ्लक्स से 90 डिग्री से क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। तो यहाँ से आरएमएस वैल्यू E1 और E2 निकल गया। तो इसका मतलब यहाँ से देख लो, अब चूंकि यहाँ से देखो मैं बता रहा हूँ,
चूंकि हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कौन सा वैल्यू लेते हैं, फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम आरएमएस वैल्यू लेते हैं। चूंकि ये जो करंट है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट और रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट और इंडक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट और क्वाड्रेचर कंपोनेंट ऑफ करंट जो वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करता है। तो यही वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज मान लो सप्लाई वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू V1 है, तो आरएमएस वैल्यू हमने V1 ले लिया। क्या ले लिया, आरएमएस वैल्यू हमने V1 लिया, ठीक है। तो V1 से मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट लैग कर रहा है ना, तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट आई म्यू लैग कर रहा है, कोई दिक्कत। हमने लिखा था आई म्यू बराबर लिखा था, चूंकि साइनोसॉइडल माना था आई मैक्स साइन ओमेगा टी, यही माना था ना। तो देखो तो फ्लक्स भी क्या आया था, फाई मैक्स साइन ओमेगा टी। इसका मतलब आई म्यू के कारण ही फाई जनरेट हुआ है, फाई डेवलप हुआ है, इसलिए दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है, माने दोनों सेम फेज में है। इसका मतलब फाई जो होगा वो आई म्यू के अलॉन्ग होगा। अब देखो फाई से E1 कितना डिग्री से लैग कर रहा है, 90 डिग्री से। E2 कितना डिग्री से लैग कर रहा है, 90 डिग्री से। मिलाओ ना जी, यहाँ साइन है साइन है, यहाँ भी साइन है, ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी माइनस पाई/2 है। इसका मतलब है E1 और E2 दोनों आपका क्या होगा, 90 डिग्री से लैग करेगा फ्लक्स से। तो इस मेथड से पता चल जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दोनों इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स से 90 डिग्री से लैग करता है, माने E1 और E2 दोनों 90 डिग्री से लैग करता है। चूंकि हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आरएमएस वैल्यू लेते हैं, तो ये फ्लक्स का आरएमएस वैल्यू है, ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू है, ये आपका सप्लाई वोल्टेज V1 का आरएमएस वैल्यू है। क्लियर। तो यहाँ से देख लो हमारा चूंकि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, इंडक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट है, ये इसलिए करंट जो है सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करेगा। और चूंकि आई म्यू बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी है, फाई बराबर फाई मैक्स साइन ओमेगा टी है, इसलिए दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं। चूंकि इसी के कारण ए सेटअप हुआ है, तो इसलिए हमने लिख दिया, कोई दिक्कत। तो अब देखो फाई और आई म्यू सेम डायरेक्शन में है, लेकिन आपका E1 और E2 जो है, E1 और E2 जो है फ्लक्स से 90 डिग्री से लैग कर रहा है ना, तो हमने फ्लक्स से 90 डिग्री से लैग दिखा दिया। तो आप समझ गए कि आपका V1 से फ्लक्स 90 डिग्री से लैग करता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट जो है आई म्यू जो है वह सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करता है, क्योंकि ये क्वाड्रेचर कंपोनेंट ऑफ करंट है, इंडक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट है, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट है, इसलिए करंट 90 डिग्री से लैग करता है। माने इस करंट के कारण आपका कोई लॉस नहीं होता है ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं होता है, क्योंकि ये रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट है, इसलिए 90 डिग्री से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। और इसी आई म्यू के कारण फाई जनरेट हुआ है, इसलिए फाई आई म्यू के सेम फेज में है। क्योंकि आई म्यू बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी और फाई बराबर यही एक्सप्रेशन आया था, तो देखो दोनों सेम फेज में दिखा दिए। अब E1 E2 के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि ये दोनों जो है फ्लक्स से 90 डिग्री से लैग करता है, फ्लक्स से 90 डिग्री से लैग करता है। तो अब देखो यहाँ V1 जो है E1 E2 से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, माने कितना डिग्री, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। आप जानते हैं कि जो जिसके कारण प्रोड्यूस होता है वह उसी का विरोध करता है, क्योंकि जब तक यहाँ सप्लाई नहीं देंगे E1 E2 जनरेट होगा नहीं, जनरेट होगा। तो इसका मतलब E1 E2 जो है वो V1 के कारण जनरेट हुआ है, इसलिए E1 और E2 जो है लेंज लॉ के अनुसार 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, क्योंकि E1 और E2 जो है दोनों V1 के कारण जनरेट हुआ है, इसलिए E1 E2 जो है वो आपका V1 से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो इस मेथड से हमको पता चल गया कि E1 E2 में क्या फेज रिलेशनशिप है, E1 E2 और फाई में क्या फेज रिलेशनशिप है, E1 E2 और सप्लाई वोल्टेज V1 में क्या फेज रिलेशनशिप है। तो यही इस मेथड का एडवांटेज है। देखो मैग्नीट्यूड जो आया है वही आया है आरएमएस वैल्यू का, सेम आया है, जो पहला मेथड में आया है वही इस मेथड में आया है, लेकिन उस मेथड से पता नहीं चल पाता था कि E1 E2 फाई और V1 में क्या फेज रिलेशनशिप होगा, लेकिन इस मेथड से पूरा कंप्लीटली पता चल गया कि E1 E2 फाई और V1 में फेज रिलेशनशिप क्या होगा, जो हमने आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दिया। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे ट्रांसफार्मर को समझने में। थैंक यू।